तो प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने डायमंड के बारे में सारी चीज़ें समझ ली थी। उसका स्ट्रक्चर के आधार पर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर लिया था और वहाँ पे देख लिया था कि किस तरह से कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज हम लोग ग्रेफाइट के बारे में सीखेंगे, जो कार्बन का दूसरा अपरूप है। उसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन एटम किस तरह से आपस में जुड़े होते हैं और किस तरह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रेफाइट से। तो ये हमारा ग्रेफाइट का स्पेसिमेन है। इसमें जो कार्बन एटम का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं वो सारे कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एक कार्बन एटम जो है, यानी कि एक ब्लैक डॉट 3 अलग अलग ब्लैक डॉट से जुड़ा हुआ है। कोई भी ब्लैक डॉट उठा के देख ले, वो 3 अलग अलग ब्लैक डॉट से वो जुड़ा होता है। तो एक कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ये जो शेप देख रहे हैं आप, इस शेप को हम लोग ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर शेप कहते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर शेप। यहाँ पे कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं 3 कार्बन एटम के साथ में। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होती है कार्बन की, वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। और ये चूँकि प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक प्लेन में आपको दिखेंगे, तो इसलिए ये 2 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे क्या होती है कि ये जो ट्राइगोनल प्लेनर आप शेप देख रहे हैं, कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट को शो कर रहा है, वह एक हेक्सागोनल रिंग बना के रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हेक्सागोनल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, इस तरह से अनेकों हेक्सागोनल रिंग बना करके लेयर बाय लेयर वो एग्जिस्ट करते हैं ग्रेफाइट में। तो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये हमारा थर्ड लेयर है ये पूरा हेक्सागोनल रिंग का। तो सबसे जरूरी बात यहाँ क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं कार्बन एटम्स। ये हेक्सागोनल रिंग्स लेयर बाय लेयर एग्जिस्ट करते हैं और इन लेयरों में वीक वैन डेर फोर्स लगता है। होता क्या है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी हमने देखा कि एक कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन खपत कर दिए इन तीनों से बॉन्डिंग बनाने में, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाने में। ये सारे हमारे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास एक्स्ट्रा बच गया। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वह दूसरा जो लेयर वाला इलेक्ट्रॉन है उससे पाई बॉन्ड बनाने में यूज किया जाता है, पाई बॉन्ड बनाने में यूज अप हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली भी पी ऑर्बिटल में पड़ा होगा, पी ऑर्बिटल में, कार्बन के पी ऑर्बिटल में पड़ा होगा। वो कार्बन का जो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कार्बन एटम के पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से लेयर बाय लेयर दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये काफ़ी वीक होता है। वीक होने की वजह से क्या होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड कर जाता है। इस वजह से इनके बीच जो है काफ़ी सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी और स्मूथ हमारा होता है, ग्रेफाइट हमारा स्मूथ और सॉफ्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे वंडरवाल फोर्सेस वीक हैं और कोवैलेंट बॉन्डिंग उतनी नहीं है जितनी डायमंड में थी। इस वजह से इसकी डेंसिटी थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ की बात करें ग्रेफाइट में, तो वो बॉन्ड लेंथ हमें लगभग 1.42 एंगस्ट्रॉम के आसपास दिखाई देती है। और इन दो लेयरों के बीच का डिस्टेंस की बात करें तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। आप समझ सकते हैं पाई बॉन्ड बना है, काफ़ी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है। 3.35 एंगस्ट्रॉम के आसपास आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी वीक वनरबाल फोर्सेस के बीच में रहती है और काफ़ी बड़ा लार्ज डिस्टेंस देखने को मिलता है। इसलिए ये जो लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से आसानी से स्लाइड कर जाते हैं और सॉफ्टनेस दिखाते हैं। और इस वजह से इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, सॉफ्ट है तो डेंसिटी भी क्या होगी, इनकी कम होगी। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इनके पास पड़ा रहता है। सभी कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बनाने में खपत करते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक लेयर से दूसरे लेयर में जंप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फ्री हैं मूव करने के लिए। इस वजह से ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और अगर हम इनके अरेंजमेंट की बात करें तो हमारे पास ग्रेफाइट दो तरह के होते हैं, अल्फ़ा ग्रेफाइट एंड बीटा ग्रेफाइट। तो अल्फ़ा ग्रेफाइट में जो अरेंजमेंट होता है वो ए बी टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ए बी टाइप का देखने को मिलेगा। लेकिन बीटा ग्रेफाइट में जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो ए बी सी लेयर, फिर ए बी सी लेयर, फिर इस तरह से आपको लेयर बाय लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो
ये लेयर जो हैं आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब एक लेयर को दूसरे लेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम लोग ग्रेफाइट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं और डायमंड की प्रॉपर्टीज़ उनको थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो ये हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। डायमंड में हम लोगों ने देखा था कि एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है, लेकिन ग्रेफाइट में क्या देखा, एक कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल था। यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, यहाँ पे sp2 था। यहाँ पे कार्बन एटम टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़े थे, टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़े थे, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेनर में जुड़े हुए हैं सारे हमारे ये हैं। यहाँ पर डायमंड में चारों के चारों कोवलेंट बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो चारों कोवलेंट बॉन्ड बनाने में खपत हो गए, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे 4 में से 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बना था, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाया यहाँ पे एक कार्बन आइटम के द्वारा, इसलिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहा यहाँ पर, रहा एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा जो कि पाई बॉन्ड बनाने में फिर यूटिलाइज हो जाता है। और विक वैन डेर वाल्स फोर्स के द्वारा सभी लेयर एक दूसरे से चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमारा गुड कंडक्टर था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये क्या था, हमारा बेड कंडक्टर था, इससे करंट पास हमारा नहीं होता था डायमंड से, लेकिन ग्रेफाइट से करंट पास होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि डायमंड में काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी 4 कोवलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे, तो काफ़ी मजबूत बंधन बनता है। इसलिए MP जो है मेल्टिंग पॉइंट वो लगभग 3600 के आसपास आती है। ग्रेफाइट के भी मेल्टिंग पॉइंट इसके आसपास ही आती है, क्योंकि यहाँ पर भी उसी तरह का बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, मजबूत बंधन बन रहा है। थोड़ी सी इसमें कमी देखने को मिलेगी जो कि लिटिल बिट होगी। और सबसे जरूरी बात, यहाँ डेंसिटी काफ़ी हाई थी, यहाँ पे क्लोज पैकिंग था, कॉम्पैक्ट पैकिंग था, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी में बहुत फर्क आने वाला है। डेंसिटी काफ़ी नीचे गिर जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टनेस आ गई है, लेयर एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड कर सकता है। और एक और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यहाँ पे जो प्रत्येक लेयर है उस प्रत्येक लेयर को हम लोग ग्राफीन बोलते हैं। एक ग्राफीन लेयर दूसरे ग्राफीन लेयर पर स्लाइड कर सकता है, यहाँ पे कुछ इस तरह का लेयर का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा दोस्तों कि इंडिविजुअल लेयर को ग्राफीन कहते हैं। ग्राफीन प्रत्येक लेयर में कार्बन एटम जो है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना के रहता है। मधुमक्खी का छत्ता भी हेक्सागोनल रिंग के जैसा बनता है, इसलिए ये हनीकॉम्ब लेटिस के जैसा एग्जिस्ट करते हैं। बॉन्ड लेंथ 0.14 नैनोमीटर के आसपास, और 2 लेयर के बीच में, 2 प्लेन के बीच में डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर के आसपास है। कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड से 3 कार्बन एटम जुड़े होते हैं, और चौथा वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पड़ा रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है प्लेन में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए, इसलिए एक कंडक्टर होता है। बॉन्डिंग जो होती है दोनों लेयर के बीच में वो वैन डेर वाल्स फोर्स के द्वारा, वैन डेर वाल्स बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जिस वजह से चूंकि ये वीक होता है इसलिए एक लेयर दूसरे लेयर पर अच्छे से स्लाइड कर सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एक कार्बन एटम ग्रेफाइट में 3 अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होता है, sp2 हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होती है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, लेयर बाय लेयर का फॉर्मेशन होता है, हनी कम स्ट्रक्चर अर्थात हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, वो एरोमेटिक नेचर के होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और सॉफ्टनेस और हार्डनेस बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होते हैं क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात, जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है वो पी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, और एक पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसके साथ मिलकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं ये, और विक वैन डेर वाल्स फोर्स के द्वारा सभी लेयर एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारा ग्रेफाइट जो है वो डार्क ग्रे कलर का सॉलिड है, इसमें लस्टर पाया जाता है, काफ़ी चमक होती है, ये कंडक्टर होता है, और ये ओपेक है लाइट के, मतलब इससे लाइट पास नहीं होगी। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 है, मतलब इसकी डेंसिटी वाटर से लगभग 2.2 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है, और एक्सरे और अल्ट्रावायलेट और विजुअल लाइट के प्रति ये ओपेक नेचर शो करता है, मतलब इसे पास नहीं होता है। अब हम लोग इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे पहला कि जब ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी देता है, साथ में हीट भी निकलेगी, और इसमें किसी तरह का राख वगैरह फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, इसलिए किसी तरह का राख वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करेंगे तो ये दोनों आपस में फ्यूज होकर के सोडियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप ग्रेफाइट से डायमंड में जाना चाहते हैं
तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये हमारा ग्रेफाइट एरोमेटिक है और डायमंड हमारा नॉन एरोमेटिक रहता है। तो आप स्टेबल से अनस्टेबल में जाना चाह रहे हैं। ग्रेफाइट हमारा काफ़ी स्टेबल है, कार्बन का ये ऐसा इलेक्ट्रोप है जो काफ़ी स्टेबल, थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है डायमंड की तुलना में। तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रेफाइट से डायमंड में मतलब जा रहे हैं, काफ़ी अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं, तो काफ़ी लार्ज अमाउंट में हमें हीट देनी पड़ती है। लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस हीट देंगे आप, और 50,000 से 60,000 एटीएम प्रेशर रखेंगे तो ग्रेफाइट हमारा डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। आइए कुछ इसके यूजेज को देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ इसके यूजेज हैं। सबसे पहला, लेड, जो पेंसिल की लीड होती है उसको बनाने में हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये कंडक्टर है तो इसलिए हम लोग इसका इलेक्ट्रोड में इस्तेमाल करते हैं। आपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में और बहुत तरह के इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में देखा था कि हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में या तो ग्रेफाइट लेते हैं या तो फिर प्लेटिनम वगैरह लेते हैं, प्लेटिनम या ग्रेफाइट लेते हैं। और ये चूँकि किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग इनका बहुत ही सिग्निफिकेंटली यूज करते हैं। और चूँकि इनमें स्मूथनेस है, इनमें सॉफ्टनेस है, इसलिए इनका इस्तेमाल हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में भी करते हैं और इनका इस्तेमाल मॉडरेटर में भी करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भी किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के आधार पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सारी चीज़ों को हम लोग ने सीख लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।